हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आजकल हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं थीम के आधार पर। थीम का मतलब एक ही सब्जेक्ट में जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको जब हम कई क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं तो वो सब टॉपिक हमारा बहुत बेहतर तरीके से कवर हो जाता है। पिछले 16 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपके साथ एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज स्विच ओवर करते हैं इंडियन पॉलिटी की तरफ। मेरा नाम राहुल स्वरूप है, मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ाता हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए और आजकल आपको एमसीक्यूज करा रहा हूँ प्रीलिम्स 2024 के लिए। इंडियन पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। यहाँ के जो 15-16 क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आसान होते हैं। अगर पॉलिटी में आप फेल हुए, अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए तो आपके स्कोर का आधार नहीं बनेगा, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। और पॉलिटी में बहुत से क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, तो अगर पॉलिटी की समझ आपको बेहतर है तो आपको वो 15-16 क्वेश्चंस में से 12-13 क्वेश्चन तो सही होना लाजमी है, होने ही चाहिए। अगर वहाँ फेल हुए तो बाकी क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं करना। पूरे स्कोर का आधार तो पॉलिटी ही देता है, इसलिए पॉलिटी को ठीक से तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, इंडियन पॉलिटी का पहला डिस्कशन करते हैं। प्रियम्बल से फंडामेंटल राइट्स तक हमारा पहला पॉलिटी का जो टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इनमें कौन से फीचर हैं जो संविधानवाद प्रमोट करते हैं। संविधान होना एक बात, संविधान बेहतर होना उससे बड़ी बात, संविधान जैसा बना है उसी तरीके से फॉलो हो जाना उससे बड़ी बात होती है। तो संविधानवाद इनमें से कौन सा फीचर प्रमोट करता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लार्ज डिस्क्रिशनरी पावर्स विद द एग्जीक्यूटिव या सेपरेशन ऑफ पावर्स। इनमें कौन से फीचर्स हैं जो संविधानवाद प्रमोट करते हैं। संविधान ऐसा बने जहां सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो, सबके लिए पॉलिटिकल जस्टिस हो, अल्टीमेटली सबका डेवलपमेंट इक्विटेबली हो, इक्विटी के साथ हो, जस्टिस के साथ हो। किसी एक व्यक्ति विशेष संस्था के पास सारी पावर केंद्रित ना हो जाए। अगर ये सारे फीचर्स मिलने लगते हैं तो हम कहते हैं ये देश में संविधान भी है और बेहतर संविधान है और देश में संविधानवाद भी है। तो इनमें से कौन से फीचर्स हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद प्रमोट करता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दो प्रकार के होते हैं, रिटन, अनरिटन। हमारा संविधान रिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के सारे पहलू लिखित तौर पे होते हैं और इससे बड़ा तात्पर्य ये होता है कि जो लिखा है वो आसानी से बदला नहीं जा सकता। जो लिखा हुआ है वो फॉलो ही होगा। बदला जा सकता है, आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि ये संविधानवाद को प्रमोट करेगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं। रूल ऑफ लॉ के तो एवी डाइसी ने 3 नियम दिए हैं, बट उससे ज़्यादा और कई सारे पहलू होते हैं रूल ऑफ लॉ के। इन जनरल आप समझ लीजिए कानून सबसे बड़ा होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। किसी को बिना सुने सज़ा नहीं हो सकती, सज़ा तो हो सकती है, किसी को बिना सुने सज़ा नहीं हो सकती। जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट कानून के तहत मिलेगा ही मिलेगा। कोई कानून से बच के नहीं जा सकता है। लोगों के अधिकार जो संविधान में निहित है, दिए गए हैं, वो सुरक्षित हैं, ये संविधान गारंटी करता है। रूल ऑफ लॉ तो ये संविधानवाद को प्रमोट करता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सरकारों के तहत काम ना करे, सरकारों के लिए काम ना करे, लोगों के लिए काम करे, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। जो सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा हो। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि अपने ही बुद्धिमत्ता से अपने ही बुद्धिमत्ता से फैसले लेने का अधिकार। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर हो जाएगा, जहाँ जवाबदेही का एलिमेंट कम हो जाता है और जो संस्था विशेष है वो अपने ही बुद्धिमत्ता से, अपने ही इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेती है। लार्ज स्केल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स सरकारों के पास हो तो ये रूल ऑफ लॉ, ये संविधानवाद को प्रमोट नहीं करेगी। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सभी अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हैं, फिर भी एक दूसरे पर चेक रखते हैं कि हम तीनों में से कोई सर्वोपरि ना हो जाए। संविधान सर्वोपरि है।
तो इन 5 फीचर्स में से 4 फीचर्स तो संविधानवाद प्रमोट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। लेकिन सरकारों के पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब आर्बिट्रेरीनेस ज़्यादा हो सकती है। सरकार अपने हिसाब से ज़्यादा फैसले लेने की उसे पावर मिल जाए तो मनमानी भी कर सकती है। इसलिए ये फीचर संविधानवाद को डिसेलरेट करता है, आगे नहीं बढ़ाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही का एलिमेंट इससे डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए 1, 2, 3 और 5 ये डी इसका आंसर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाने का स्कोप नहीं होता है। आपको यदि इन चीज़ों को समझना है तो आप प्रिपॉन IAS पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ मैंने कंसेप्ट वाइज भी डिस्कस किए हुए हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे हैं। Which of the following is considered as the most important function of a welfare state? इनमें कौन सा important feature है जो welfare state को सबसे important function welfare state का होता है? welfare state वो state जो लोगों का welfare करे। सभी राज्य, सभी सरकारें लोगों का welfare करती हैं, लेकिन एक definition के हिसाब से देखा जाए तो एक होती है laissez-faire state, एक होती है laissez-faire state। laissez-faire state का मतलब होता है जहां पर मार्केट फोर्सेस को पूरा अधिकार होता है, वो जैसे चाहें बिजनेस को चलाएं। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट होती है तो यहां पर जो मार्केट बनाएगा, जो बिजनेस हाउसेस बनाएंगे, जो पूंजीवादी बनाएंगे, वही लोग खरीदेंगे, उससे लोगों का वेलफेयर हो जाएगा। क्योंकि सभी लोगों का अधिकार है व्यापार करने का, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है तो क्वालिटी लोग बनाते हैं और कम दामों पर बेचते हैं, तो लोगों का वेलफेयर होगा, उसे सस्ता भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है। इसे लेसेस-फेयर मतलब फ्री ट्रेड कहते हैं। एक तो ये कंसेप्ट होता है। उसके अगेंस्ट मतलब यहाँ पर सरकारों का इंटरवेंशन कम से कम होता है, मार्केट फोर्सेस डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी को तय करते हैं। लेकिन वेलफेयर स्टेट में ऐसा होता है जहाँ पर सरकार सब कुछ मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ती है। सरकार समझती है कि सभी का विकास अगर करना है, जो पीछे रह गए हैं विकास के दौड़ में, डेवलपमेंटल रेस में, इफ़ दे हैव टू बी ब्रॉट अप देन सरकार शुड इंटरवीन विद ए सोशल जस्टिस प्रोग्राम। तो वेलफेयर स्टेट का मेन फंक्शन होता है फ्री फेयर इलेक्शन कराना, नहीं, प्रोवाइडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नहीं, लीविंग मार्केट फोर्सेस टू टेक देयर ओन कोर्स, नहीं, मेकिंग पब्लिक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग सोशल जस्टिस, जहां पर सरकारें इंटरवीन करें और कुछ चीज़ों में लोगों को सब्सिडी दें, किसानों को सब्सिडी दें, फर्टिलाइज़र सस्ता दें, पानी सस्ता दें, बिजली मुफ्त दें किसानों को, गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सस्ता राशन दें, फ्री राशन दें। इस तरीके के प्रोग्राम, अस्पताल में इलाज सस्ता हो, एजुकेशन सस्ती हो, इस तरीके के जहां सरकार अपनी तरफ से पैसा खर्च करके उन लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करती है जो अपने तौर पे इन चीज़ों को अच्छी तरह नहीं पा सकते हैं, उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP हमारे देश को बनाता है एक वेलफेयर स्टेट। तो आंसर डी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रिपील ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इनमें से कौन सा है जो संविधान में मेंशन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाएं तो 99.9% स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। UPSC हर चीज़ पर पूरा ध्यान देता है। आप में और UPSC में फ़र्क यही है कि UPSC हर चीज़ पे पूरा ध्यान देता है और जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो हर चीज़ पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। अगर हम UPSC की तरह ध्यान देने लगे तो सारे क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल में जो 26 नवंबर की डेट लिखी है उसे हम डेट ऑफ एडॉप्शन कहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ था, इसे हम
कमेंसमेंट कहते हैं, जब संविधान लागू हो गया था रही है। तो ये 4 गवर्नमेंट की प्रणाली हैं। इनके डिफाइनिंग फीचर्स तो और भी होते हैं, ये उनके डिफाइनिंग फीचर्स हैं। हेंस दिस इज अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग बाइफर्केशन ऑफ ए स्टेट पास्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर इज बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। नए राज्य बनने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 3 में होती है। आर्टिकल 3 में अब ये स्टेटमेंट कहता है, ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग बाइफर्केशन ऑफ ए स्टेट, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमारे राज्य के 2 हिस्से कर दिए जाएं, एक उत्तर प्रदेश और एक बुंदेलखंड अलग बना दिया जाए। ये रेजोल्यूशन अगर राज्य सरकार ने, राज्य की विधानसभा ने पास कर दिया तो क्या ये सेंटर पे बाइंडिंग होता है? सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना ही मानना है। पहला स्टेटमेंट, एनी लॉ पास टुवर्ड्स रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज। और आर्टिकल 3 में जब भी कोई नया राज्य बनाया जाएगा, उसका एरिया कम ज़्यादा किया जाएगा, नाम बदला जाएगा, उसको पार्लियामेंट में पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है इसको पास करने के लिए, स्पेशल नहीं चाहिए होती है, आसानी से पास हो जाता है। और राज्य सरकार को अधिकार तो है कि राज्य अपनी विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि हमारे राज्य का बाइफर्केशन कर दीजिए, लेकिन राज्य के पास करने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट उसे मान ही लेगी। मान भी सकती है और नहीं मान सकती है। तो बाध्यता है, बाइंडिंग है, ऐसा नहीं होता। इसलिए दोनों ही गलत हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। ये वो सोर्स इंडिकेट करता है जहाँ से संविधान अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। इट एड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस। जहाँ पर संविधान में डाउट लगता है, लैंग्वेज को लेके 2, 3, 4 मीनिंग निकलते हैं, तब उसको समझने में, डाउट को रिमूव करने में प्रीएम्बल मदद करता है। तीसरा, प्रीएम्बल इट इज बाई इटसेल्फ एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और प्रीएम्बल, सिर्फ प्रीएम्बल के आधार पर ही हम संविधान का मीनिंग समझ सकते हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये तीसरा स्टेटमेंट है। तो इनमें कौन सा सही है? पहला सही है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। पीपुल ऑफ इंडिया आर द अथॉरिटी, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। सारी सत्ता लोगों द्वारा ही दी जाती है, यही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। तो प्रीएम्बल बताता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया डू हियर बाई गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का जो सोर्स है वो वी द पीपुल है, बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही है, प्रीएम्बल संविधान को समझने में मदद करता है। जहां संविधान साफ साफ बता रहा है वहां हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां पर हमको लगता है संविधान के आर्टिकल्स हमको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, वहां हमें दिशा के लिए प्रीएम्बल के पास जाना पड़ता है। तो हमें वो समझने में मदद करता है कि संविधान के आर्टिकल क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये भी कहा कि इसके बावजूद भी सिर्फ प्रीएम्बल के ही आधार पर किसी केस का फैसला करना हो या संविधान का मीनिंग निकालना हो, संभव नहीं है। संविधान के आर्टिकल्स में हम जाएंगे और जब आर्टिकल प्रॉब्लम करेगा तब हम प्रीएम्बल पे जाते हैं। अकेले प्रीएम्बल के ही बेस पर हम कह दें संविधान ये कहता है, ये संभव नहीं है। इसलिए प्रीएम्बल इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। केशवानंद भारती केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आंसर हो जाता है ए। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स, हमारे संविधान के प्रीएम्बल में पॉलिटिकल जस्टिस फ्रेज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन इन पॉलिटिकल स्फीयर। दो नागरिकों के बीच में डिस्टिंक्शन आर्बिट्रेरी है, लॉजिकल नहीं है। डिस्टिंक्शन तो हो सकती है लेकिन लॉजिकल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। पहला मीनिंग, वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति का वोट की कीमत बराबर वैल्यू है, एक व्यक्ति का एक वोट की वैल्यू है। इक्वल एक्सेस टू ऑक्यूपाई पब्लिक ऑफिस, सभी के लिए जो संवैधानिक पद हैं पब्लिक ऑफिस है बराबर खुले हुए हैं। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल जस्टिस का मीनिंग है? हम पॉलिटिकल जस्टिस पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो लोग हैं, देश के नागरिक हैं, उनके बीच में भेदभाव हो तो सकता है लेकिन आर्बिट्रेरीनेस के बेस पे नहीं हो सकता। जो डिस्टिंक्शन है वो किसी वैलिड ग्राउंड पे हो सकती है।
इनवैलिड ग्राउंड पे नहीं हो सकती। अगर ऐसा है, पॉलिटिकल स्फीयर की बात हो रही है, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है। एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू उतनी, हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर है, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे छोटे से छोटा हो। इक्वल एक्सेस और सरकारी जो दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, वहाँ पहुँचने की सबको बराबरी का अधिकार है। उनमें क्षमता एक है, ये बात अलग है, उनमें क्षमता भिन्न है, वो बात अलग है, लेकिन अधिकार सबको है। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस, तीनों ही पॉलिटिकल जस्टिस का मीनिंग होते हैं। 1 2 3 तीनों ही सही माने पॉलिटिकल जस्टिस की मीनिंग में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1) कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाई। फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। अधिकार असीमित होगा तो वो एक के लिए लिबर्टी बन जाएगा, दूसरे के लिए लॉस ऑफ लिबर्टी बन जाएगा। इसलिए अधिकार तो असीमित हो ही नहीं सकते, सीमित ही होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं? सेडिशन की लॉ, लॉज ऑफ डिफेमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तीनों ही कानून रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, सोच समझ के बोलेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते जिससे सरकार को गिराने का दावा करें, आप देश में अराजकता फैलाएं, ऐसा कुछ करने लगें, इसे हम सेडिशन कहते हैं। वैसे भारतीय न्याय संहिता एक्ट में जो पास हुआ है 2023 में, उसमें सेडिशन को हटा दिया गया है। सेक्शन 124A ऑफ IPC हैज़ बीन रिमूव्ड, अब उसे हटा दिया गया है, नए नाम से रखा गया है। तो मतलब राजद्रोह जैसी चीज़ का मतलब है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दें, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ये फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन है। किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। डिफेमेशन, मानहानि, बोलने का अधिकार तो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये भी फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो जिम्मेदारी से करेंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं छाप सकते। तो ये तीनों ही कानून, तीनों ही मुद्दे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सही है, तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू रिफ्यूजीज? इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट रिफ्यूजीज के लिए नहीं है? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14, राइट टू फॉर्म रिफ्यूजी एसोसिएशन, आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू गेट एडमिटेड इन चिल्ड्रन इन ए गवर्नमेंट एडेड स्कूल, आर्टिकल 21 कैपिटल A। इनमें से कौन सा रिफ्यूजियों के लिए नहीं है? तो हमको पता है आर्टिकल 21 सबके लिए है, नागरिक हो या गैर नागरिक। आर्टिकल 14 सबके लिए है, नागरिक हो या गैर नागरिक। लेकिन आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। तो रिफ्यूजीज नागरिक नहीं होते, तो उनको 19(1)(c) में यूनियन बनाने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, लेकिन रिफ्यूजी यूनियन बनाने का अधिकार फंडामेंटल राइट के नाते नहीं रखते हैं। आर्टिकल 21A सबके लिए है, तो यहाँ रिफ्यूजियों के बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, सहायता वाले स्कूलों में पढ़ सकते हैं, ये भी सही है। तो C इज द आंसर, ये सिटीजन्स के लिए होता है सिर्फ। स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर SCs एंड STs बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स फुलफिलमेंट। तो SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है गवर्नमेंट टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट? फंडामेंटल राइट्स ओनली, DPSP ओनली, और बोथ और नाइदर ऑफ देम। तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अब SC ST के लिए विशेष अधिकार देने हैं, प्रोविजंस बनाने हैं, तो फंडामेंटल राइट में तो बहुत जगह लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ है। 16 और 15 तो साफ साफ लिखते हैं SC ST के लिए। DPSP में भी लिखा हुआ है कि SC STs के लिए आप विशेष प्रावधान बना सकते हैं आर्टिकल 46 में। तो अगर SC ST के लिए सरकारें विशेष प्रावधान लाती हैं तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट की फुलफिलमेंट के लिए नहीं, दोनों के लिए, पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों के फुलफिलमेंट के लिए ही काम सरकार कर देती है। जब SC ST के लिए कोई योजना बनाती है तो बोथ 1 and 2 दोनों ही सही हो जाते हैं। So these are certain questions of Indian polity laced with certain fundamentals of Indian polity। मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है, विस्तार से नहीं बता सकते, लिमिटेशन इस लेक्चर, वीडियो लेक्चर की। तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, आगे हम और भी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसको लाइक कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। दीज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो।
support the channel. Thank you very much. Thank you.